नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की कहानी जुड़ी है बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि उन पर हाल फिलहाल में एक जानलेवा हमला हुआ था और हर कोई ये जानने को बेताब है कि आखिरकार कौन था वो हमलावर और उसका इरादा क्या था। दूसरी ओर हमें मुंबई पुलिस की दाद देनी होगी, जिन्होंने सिर्फ 72 घंटे के अंदर हमलावर को पकड़ लिया, उस चोर को धर दबोचा। इस हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस ने 35 टीमें बनाई थी, जो मुंबई से लेकर छत्तीसगढ़ तक खाक छान रही थी। छत्तीसगढ़ में भी एक लड़का ट्रेन में विदाउट टिकट पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई तो वो पता चला कि मुंबई के कोलाबा का रहने वाला है। तो की सूचना मुंबई पुलिस को दी गई और एक टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गई। ये लड़का मुंबई का रहने वाला था और इसका चेहरा भी थोड़ा थोड़ा हमलावर से मिलता जुलता था, लेकिन जल्दी ही पूछताछ के बाद इसको छोड़ दिया गया क्योंकि ये वो नहीं था जिसकी पुलिस को तलाश थी। इससे पहले भी एक व्यक्ति पकड़ा गया था, लेकिन उसको भी पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। मगर आखिरकार पुलिस की सूझबूझ और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से सैफ अली खान पर हमला करने वाला हमलावर पकड़ा ही गया। जब पुलिस ने इस चोर को पकड़ा तो इस चोर की सच्चाई जानकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि ये चोर ना तो मुंबई का था ना भारत का था, बल्कि ये चोर एक बांग्लादेशी था। यह शातिर चोर इससे पहले भी कई बार इलीगल तरीके से पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में आया था और कुछ समय तक यहाँ पर रहा, काम किया और फिर पैसा कमाकर वापस बांग्लादेश चला गया था। और इस बार लगभग 6 महीने पहले वो भारत आया था। उसने सोचा क्यों ना एक मोटा हाथ मारा जाए और अच्छा पैसा कमाकर वापस अपने देश बांग्लादेश जाया जाए। लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि जिस घर में वो चोरी करने के लिए घुसा है, वास्तव में वो एक फिल्म स्टार सैफ अली खान का घर है। अब एक सवाल सबके मन में था, उस चोर ने सैफ अली खान पर हमला क्यों किया? तो पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आई है वो ये है कि चोर घर में घुसा था सिर्फ चोरी करने की नीयत से। उस घर में 3 महिला स्टाफ और सैफ अली खान अचानक उसके सामने आ जाते हैं और वो घबरा जाता है। फिर सैफ अली खान से उसकी हाथापाई हो जाती है, तो वो अपने साथ जो हेक्सा ब्लेड और एक छोटा चाकू लाया था उससे वो हमला करना शुरू कर देता है ताकि वो जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग सके। सैफ अली खान किसी तरह से उस चोर पर काबू पाते हैं और उसको कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उस कमरे में एक खिड़की होती है जिसे खोलकर वो वहां से भी फरार हो जाता है। तो ये थी अंदर की कहानी। लेकिन ये चोर असलियत में कौन था, इसकी असलियत क्या थी और वो कैसे पकड़ा गया, कैसे पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया? तो ये पूरी कहानी कुछ इस तरह है। 16 जनवरी की रात लगभग 2 बजे के आसपास, बल्कि उससे कुछ देर पहले ही सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर के अंदर चोर दाखिल हो चुका था। दाखिल होने के बाद उसने अपने आप को एक बाथरूम में छुपा लिया था और कुछ देर बाद वह निकलता है, लेकिन उसके पैरों की आहट एक मेड अरियामा को सुनाई देती है। उसे कुछ शक होता है तो वह उस तरफ आकर देखती है, तो उसको एक परछाई दिखाई देती है। अरियामा उस परछाई को देखकर पूछती है कौन है? तो चोर घबरा जाता है और एकदम से चाकू निकालकर अरियामा को धमकाने लगता है और उसे कमरे की तरफ जाने के लिए कहता है जहां सैफ का छोटा बेटा जहांगीर सो रहा था। यह देखकर अरियामा उससे पूछती है कि तुमको क्या चाहिए? तो चोर कहता है मुझे पैसा चाहिए। वो पूछती है कितना चाहिए? तो चोर कहता है मुझे 1 करोड़ चाहिए। इतनी रात को ऐसी खटपट की आवाज सुनकर स्टाफ की 2 महिलाएं और आ जाती हैं और चोर उनको भी डराना धमकाना शुरू कर देता है। इतने में सैफ अली खान को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो भी अचानक वहां पहुंच जाते हैं। अब चोर अकेला था और उसके सामने 4 लोग थे। वो घबरा जाता है और हाथ में चाकू लेकर इधर उधर घुमाने लगता है और इसी दौरान वो सैफ अली खान पर 6 बार हमला करता है, जिससे उनके कंधे में, हाथों में और उनकी कमर में जख्म हो जाते हैं। एक चाकू का टुकड़ा जो लगभग 2 इंच का था वो टूटकर उनकी रीढ़ की हड्डी के पास ही अटक जाता है। इसके बावजूद सभी मिलकर उस पर काबू करते हैं और एक कमरे में उसको बंद कर देते हैं। फिर सैफ अली खान उन सारी महिला स्टाफ को ऊपर वाले फ्लोर में भेज देते हैं। लेकिन इस बार चोर खुशकिस्मत था, वो खिड़की के जरिए उस कमरे से निकलकर बाहर भाग जाता है। इसके बाद सैफ अली खान अस्पताल पहुंचते हैं,
वहां पर उनकी सर्जरी होती है। डॉक्टर उनके जख्मों का इलाज करते हैं। उस चाकू के टुकड़े को रीढ़ की हड्डी से बाहर निकाला जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि अगर ये चाकू सिर्फ 2 मिलीमीटर और अंदर चला जाता तो हालात बिगड़ सकते थे और कुछ भी हो सकता था। अब बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस तफ्तीश करती है तो यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये चोर, ये हमलावर कौन है। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में 2 तस्वीरें मिलती है जिसमें वह हमलावर सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए और फिर वापस नीचे जाते हुए दिखाई देता है। जब वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ रहा था तो उसने जूते नहीं पहन रखे थे और अपने चेहरे को एक कपड़े से ढका हुआ था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो एक प्रोफेशनल चोर है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसने जूते भी पहने हुए थे और उसका चेहरा भी खुला हुआ था और वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता भी है और बस यही गलती वो कर बैठता है। अब उसका चेहरा पुलिस के सामने था, लेकिन अभी उसको ढूंढ पाना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। पुलिस अपनी तफ्तीश को जारी करती है और सबसे पहले उसका शक जाता है बांद्रा रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि अमूमन चोर चोरी करने के बाद लोकल ट्रेन से भागने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही माना जाता है। और पुलिस का ये सोचना बिल्कुल सही निकलता है। पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है जब चोर सुबह 8:36 पर बांद्रा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। लेकिन उसके बाद पुलिस को कुछ खास आगे की जानकारी नहीं मिलती। अब परेशान पुलिस एक नया तरीका अपनाती है और वो नया तरीका था फेस रिकॉग्निशन का। फेस रिकॉग्निशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए एक स्पेसिफिक चेहरे से मिलते जुलते चेहरों को मार्क किया जा सकता है। जब इस टेक्निक का सहारा लिया गया तो एक चीज सामने आई कि 1 जनवरी 2025 को भी ये चेहरा बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास देखा गया था, मगर उससे आगे की कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे जारी करती है। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर फेस रिकॉग्निशन के थ्रू हमलावर के चेहरे को पहचानने की कोशिश करती है। इस बार 9 जनवरी को पुलिस को अंधेरी रेलवे स्टेशन पर हमलावर की एक और तस्वीर मिलती है। अब पुलिस अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरों को मैच करना शुरू करती है। बहुत सारे विजुअल्स देखने के बाद पुलिस को वही हमलावर दोपहर 12:43 पर एक मोटरसाइकिल पर किसी व्यक्ति के पीछे बैठा हुआ दिखाई देता है। अब दूसरे एंगल से और सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है तो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट भी पुलिस के सामने आ जाता है। अब नंबर प्लेट के जरिए मोटरसाइकिल के मालिक का पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि जो बाइक चला रहा था वही लड़का मोटरसाइकिल का ऑनर है। पुलिस मोटरसाइकिल के मालिक के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि तुमने 9 जनवरी की दोपहर को 12:43 पर अंधेरी रेलवे स्टेशन पर किसको ड्रॉप किया था। अब वो पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मेरा एक जानकार है जिसका नाम शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजादे उर्फ विजय दास है। मैंने उसको 9 जनवरी को वहां ड्रॉप किया था। पुलिस उससे पूछती है कि वो कहाँ मिलेगा तो वो कहता है कि हीरानंदानी एस्टेट के पास जो लेबर कैंप है वो वहां पर मिलेगा। अब सादी वर्दी में पुलिस लेबर कैंप पहुंचती है और हमलावर की तलाश करती है और अचानक वो चेहरा उनके सामने आ जाता है। पुलिस उसको तुरंत दबोच लेती है। पुलिस की गिरफ्त में अब वही चोर था जिसने 3 दिनों से पुलिस को चक्कर कटा रखा था और 35 टीमों को, पुलिस की 35 टीमों को परेशान किया हुआ था। आनन फानन में उसको वहां से उठाया जाता है और बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब उससे पूछताछ शुरू की गई और इस पूछताछ में जो कहानी निकलकर सामने आई वो ये थी। शरीफुल इस्लाम एक बांग्लादेशी सिटीजन है और इलीगल तरीके से भारत में आता रहता है। वह यहाँ कई बार आया और छोटा मोटा काम धंधा किया, पैसे कमाए और वापस अपने देश बांग्लादेश चला गया। लेकिन आखिरी बार 6 महीने पहले वो भारत आया और इस बार मुंबई पहुंच गया। मुंबई पहुंचने के बाद वह कुछ एजेंसियों के संपर्क में रहा जो दिहाड़ी पर काम वगैरह दिलाने का काम करती हैं और मजदूरों को अलग अलग जगह भेजते हैं। इन एजेंसियों के जरिए वह मुंबई में कई जगह पर काम करने गया और इसको उन घरों के बारे में, उन बिल्डिंगों के बारे में काफ़ी जानकारी थी और ऐसा माना जाता है कि किसी ना किसी एजेंसी के जरिए वो सैफ अली खान के इस घर में काम करने के लिए भी पहले आ चुका था, क्योंकि सैफ अली खान इस घर में पहले नहीं रहते थे। वो कुछ ही समय पहले अपने परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो कुछ वक्त पहले किसी एजेंसी के जरिए शरीफुल इस्लाम इस अपार्टमेंट में आया था और इस घर में आया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये घर किसका है और इसका मालिक कौन है।
तो हुआ यूं कि वो काम वगैरह कम कर रहा था, उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे और उसको वापस बांग्लादेश भी जाना था। तो बैठे बैठे उसको ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा बड़ा हाथ मारा जाए, ऐसा मोटा पैसा कमाया जाए कि बाद में छोटा मोटा काम करेंगे, लेकिन एक बार मोटा पैसा कमा ले तो जिंदगी आराम से कटेगी। उसको लगा कि ऐसे अपार्टमेंट में बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके बड़े बड़े काम होते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो क्यों ना ऐसे ही किसी घर में हाथ साफ किया जाए। सिर्फ यही सोचकर 1 जनवरी को वो बांद्रा आता है और उस इलाके की पूरे अच्छे तरह से रेकी करता है। वो यहाँ देखता है कि सतगुरु शरण नाम की जो बिल्डिंग है उसमें सुरक्षा के प्रबंध कुछ खास नहीं है। जैसे बाकी इलाकों में सुरक्षा के बंदोबस्त बहुत टाइट हैं, तो उसे इस बिल्डिंग के आसपास जो सुरक्षा की व्यवस्था थी वो थोड़ी कमजोर लगती है। और इसके आगे पीछे के भी 2 रास्ते हैं और पीछे की जो दीवार है वो भी छोटी है, कोई भी आदमी आसानी से उसको फांद कर पार कर सकता है। और इमरजेंसी फायर एग्जिट का भी उसको पता था, क्योंकि वह पहले यहाँ पर काम कर चुका था। यही सोचकर वो इस बिल्डिंग में आता है और इसी बिल्डिंग को अपना टारगेट बनाता है। ये सारी बातें ध्यान में रखकर वो 9 जनवरी को सैफ अली खान के घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश करता है। उस वक्त तक उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस घर का मालिक कौन है, लेकिन अचानक वहां स्टाफ और सैफ अली खान से उसकी हाथापाई हो जाती है और सैफ पर वो हमला कर देता है और फिर किसी तरह से वहां से वो फरार हो जाता है। अगले दिन जब वो अखबार में समाचार देखता है, टीवी पर न्यूज़ देखता है, तो उसको पता चलता है कि जिस घर में उसने चोरी की थी, जिस घर में वो घुसा था चोरी की नीयत से, वो घर बॉलीवुड के फिल्म स्टार सैफ अली खान का घर था और उसने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। अब वह भागना तो चाहता था, मगर उसकी मजबूरी ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। यही सोचकर वो लेबर कैंप में रुक गया, ताकि कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाकर वहां से वो निकल जाएगा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते लेबर कैंप तक पहुंच जाएगी और उसने ये कभी नहीं सोचा था कि बाइक के एक नंबर की वजह से मुंबई पुलिस सिर्फ 72 घंटे के अंदर अंदर उसको गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक सिर्फ यही बात सामने आई है कि चोर सिर्फ चोरी करने के इरादे से उस घर में घुसा था। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो और बातें भी सामने आती जाएंगी। ये सारी बातें हम आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल सैफ अली खान की हालत में काफी सुधार है और वो खतरे से बाहर है और हमलावर पुलिस की गिरफ्त में है। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सच्ची घटनाओं और सच्ची कहानियों का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।